हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। और इस चैप्टर के लिए हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले इस चैप्टर के 3 लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लेना, उसके लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे पिछला लेक्चर आया था उसमें हमने क्या जाना था, तो उसमें हमने रजवाड़ों की समस्या को जाना था, मतलब कि रजवाड़ों को किस प्रकार से भारत में शामिल किया गया है। ठीक है ना, टोटल 565 रजवाड़े थे, इसको किस प्रकार से भारत में शामिल किया गया। अब ठीक है ना, और कुछ में समस्याएं थी जो भारत में क्या शामिल नहीं हो रहे थे, तो उसको किस प्रकार से शामिल किया गया, तो उसमें हमने हैदराबाद को देख लिया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं मणिपुर को। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की वीडियो जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो है मणिपुर रियासत का विलय, मतलब कि भारत में मणिपुर को किस प्रकार से शामिल किया गया, तो उस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बनी रहे, इसको लेकर महाराजा बोलचंद्र सिंह में भारत सरकार के बीच विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है ना, मतलब कि जो मणिपुर है भारत में शामिल हो जाएगा, तो इसको लेकर क्या हुआ, विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। किसके, जो महाराजा बोलचंद्र सिंह थे, जो क्या थे, मणिपुर के शासक थे, और भारत की जो गवर्नमेंट थी। ठीक है, मतलब कि इंडिया की गवर्नमेंट थी जो थी, उसके बीच में क्या हुआ, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है ना, और इसमें यह भी था कि जो मणिपुर है उसकी आंतरिक स्वायत्तता बनी रहेगी, मतलब कि वो अपने स्तर पर जो घरेलू मैटर है वो उसको समझेगी, देखेगी। ठीक है ना, मतलब कि जो हमारा देश वो जो भारत है पूरा, वो केंद्र सरकार तो देखेगी, लेकिन जो मणिपुर है, मतलब कि जो भी राज्य हैं, ठीक है ना, उस प्रकार से वो क्या अपने घरेलू मैटर को भी देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो मणिपुर था वो भी क्या करेगा, अपने घरेलू मैटर को देखेगा। ठीक है, मतलब कि आंतरिक स्वायत्तता बनी रहेगी। ठीक है ना, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर समस्या क्या आई फिर। ठीक है ना, अगर शांति से शामिल हो गया तो यहाँ पर समस्या क्या थी कि जो मणिपुर की विधानसभा है, ठीक है ना, कि यहाँ पर के मतभेद थे मणिपुर के विलय को लेकर। ठीक है, भारत में कुछ पार्टियाँ कह रही थी कि भारत में शामिल हो जाना चाहिए, कुछ कह रही थी कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि जो कांग्रेस थी वो कहती कि इसमें शामिल हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ अन्य जो पार्टियाँ थी वो कहती है वो उसके बिल्कुल खिलाफ थी। तो ऐसे में क्या, जो हमारी भारत की सरकार थी उसने क्या किया, यहाँ पर राजा बोलचंद्र, ठीक है, बोलचंद्र सिंह पर दबाव बनाया। ठीक है ना, और क्या किया, उसको मना लिया और भारत में शामिल किया गया। ठीक है ना, और जो पार्टी इसमें गया बिल्कुल भी खिलाफ थी इसकी, उनसे परामर्श भी नहीं लिया गया। ठीक है ना, और क्या गया, शामिल किया गया। ठीक है ना, तो समझ गए यहाँ तक। तो इस प्रकार से कुछ समस्या थी इसमें, तो जब भी इसको शामिल कर लिया गया भारत के अंदर। ठीक है ना, और आगे हम बात करते हैं। तो जनता के दबाव में निर्वाचन करवाया गया, और इस निर्वाचन के फलस्वरूप संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। कहाँ पर, मणिपुर में। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र, समझ रहे हैं ना यहाँ तक, मतलब कि जो भी नियम वगैरह हैं वो कानून, बिल्कुल संविधान बना दिया गया, और बिल्कुल जो राजतंत्र है वो संविधान के अनुसार ही चलेगा। तो अब आपके मन में यहाँ पर सवाल आ रहा होगा कि मणिपुर को शामिल करने में फिर परेशानी क्या आई। ये तो शांति से शामिल हो गया, ठीक है ना, इन्होंने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया, विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया और ये शामिल हो गया, तो हमारी परेशानी क्या है। मैंने आपको बताया था कि मणिपुर उनमें से एक था जिसको क्या है, भारत में विलय कराने में क्या परेशानी आई। ठीक है ना, तो यहाँ पर परेशानी क्या थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर परेशानी क्या थी कि जो मणिपुर की विधानसभा है, यहाँ पर भारत में विलय को लेकर ऐसे मतभेद थे कि मणिपुर भारत में हो, शामिल हो या ना हो। ठीक है, मतभेद थे मणिपुर की विधानसभा के अंदर। ठीक है, अब जो जैसे कि जो मणिपुर की कांग्रेस थी, ठीक है ना, वो चाहती थी कि जो मणिपुर है वो भारत में विलय हो जाए। ठीक है, मतलब कि शामिल हो जाए, लेकिन कुछ अन्य जो राजनीतिक पार्टियां थी मणिपुर की, वो नहीं चाहती थी कि भारत में मणिपुर का विलय हो। ठीक है ना, फिर क्या होता है कि जो हमारी भारत सरकार थी उसने क्या किया, मणिपुर के राजा पर क्या दबाव बनाया। ठीक है, और मणिपुर को क्या कर लिया, भारत में शामिल कर लिया, मणिपुर का विलय करा दिया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या हुआ, मणिपुर का भारत में विलय हुआ। ठीक है ना, और इनको आंतरिक स्वायत्तता दी गई थी। ठीक है ना, तो यहाँ तक क्लियर आपको। अब आगे हम बात करते हैं। तो जनता के दबाव में निर्वाचन कराया गया, और इस निर्वाचन फलस्वरूप संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मणिपुर भारत का पहला भाग है जहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर जून 1948 में चुनाव हुए। ठीक है ना, वैसे तो इंडिया में कब हुए थे, 1952 में हुए थे। ठीक है ना, कब हुए थे, 1952 में पहले चुनाव हुए थे, लेकिन यहाँ पर जो मणिपुर है यहाँ पर सबसे पहले हुए हैं 1948 में हुए थे। ठीक है ना, अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं, ठीक है ना, तो 1952। ठीक है, और सबसे पहले जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के को अपनाकर जो चुनाव हुए वो जून 1948 में कहाँ पर हुए, मणिपुर में। ठीक है, 1 मार्क में आ सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है राज्यों का पुनर्गठन, मतलब कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से किया गया। ठीक है, भारत का बंटवारा हो गया,
उसके बाद देशी रियासतों को क्या किया, भारत में शामिल कर लिया गया। ठीक है, मतलब कि 565 रियासतों को क्या गया भारत में शामिल कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर समस्या ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पर एक चुनौती और थी, क्या थी कि जो राज्य हैं, जो प्रांत हैं, उनकी आंतरिक सीमा तय करना। ठीक है, कौन सा जो राज्य है, कौन से प्रांत कितनी जगह पर होगा, उनकी सीमा कितनी होगी। ठीक है, मतलब कि उनकी सीमा तय करना। ठीक है, आंतरिक। तो इस प्रकार की चुनौती थी कि उसको इससे कैसे निपटा गया। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से किया गया, तो उसको समझने वाले हम इस टॉपिक में। ठीक है ना, तो समझिए टॉपिक में आप क्या पढ़ने वाले हो, तो देखते हैं इसको। ठीक है, तो औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों का गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत में भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर राज्यों गठन की मांग हुई। ठीक है ना, पहले क्या था कि जब हमारा देश उपनिवेश था, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आता था, तो उस समय जो प्रांतों का गठन किया गया था प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया गया था। ठीक है ना, अपने सुविधा के अनुसार क्या उन्होंने प्रांत बना दिए, जो उनसा प्रांत उनको नया मिला उस पर अपना कब्जा करा और उसको क्या बना दिया। ठीक है ना, ऐसे प्रांतों का गठन उन्होंने कर दिया। लेकिन स्वतंत्र भारत में क्या था कि भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर राज्यों गठन की मांग हुई थी। ठीक है, जैसे कि मतलब किसी रीजन में कोई भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा मात्रा में बहुसंख्यक में, किस संस्कृति के लोग बहुसंख्यक में हैं, तो क्या वैसे ही राज्य की वो मांग कर रहे थे। ऐसे क्या राज्य को गठन की जो मांग बनी किसके आधार पर, भाषाई और संस्कृति के आधार पर। ठीक है ना, तो ये जो मुद्दा लाया भी गया था एक बार, तो कब लाया गया था वो बता देता हूँ आपको कि भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन का राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में पहली बार शामिल किया गया था। ठीक है ना, कब किया गया था, 1920 में। कौन सा था, नागपुर अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में पहली बार ये शामिल किया गया था कि भाषा भाषा के आधार पर क्या प्रांतों का गठन हो। ठीक है, तो समझ गए यहाँ तक। अब आगे हम देखें तो आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किस प्रकार से किया गया है। ठीक है ना, तो आपको पता होगा कि जो आंध्र प्रदेश है एक ऐसा पहला राज्य है जिसका गठन क्या हुआ था, भाषा के आधार पर हुआ था। ठीक है ना, अब यहाँ पर एक कहानी क्या है कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो पहले क्या था कि जो हमारा देश का जो गठन होगा, जो राज्य प्रांत बनेंगे उनका जो गठन होगा वो कैसे होगा, भाषा के आधार पर होगा। ठीक है, ऐसी सोच कब थी, ये थी आज़ादी से पहले। जैसे कि 1920 में क्या मुद्दा भी लाया गया था कि किसका, प्रांतों के गठन को क्या करेंगे हम, भाषा के आधार पर क्या इसका गठन करेंगे। ठीक है, ये मुद्दा कब लाया गया था, नागपुर अधिवेशन में 1920 में लाया गया था। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या मान भी लिया था कि आज़ादी के बाद जो प्रांत हैं, जो राज्य हैं, उनका जो गठन होगा वो भाषा के आधार पर होगा। ठीक है ना, लेकिन बाद में क्या होता, जब आज़ादी मिली तो उनकी जो सोच थी वो फीकी पड़ गई। मतलब कि जैसे उन्होंने सोचा वैसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों था, फिर उन्होंने सोचा, इनको समझ आया कि हमारे जो लीडर्स थे कि अगर हम क्या करेंगे कि भाषा के आधार पर गठन करेंगे राज्यों का, प्रांतों का, तो ऐसा क्या होगा, अव्यवस्था फैल सकती है। ठीक है, और जो देश हमारा खंडित हो सकता है, टूट सकता है। ठीक है, जैसे मैंने पाकिस्तान को देखा हुआ, जब उसका विभाजन हो गया भारत से, तो क्या हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था, एक इस्लामिक कंट्री बन गया। ठीक है ना, मतलब एक धर्म के आधार पर उसका विभाजन हुआ कि इस प्रकार से भारत और खंडित ना हो जाए। ठीक है, अगर हम भाषा के आधार पर गठन करेंगे, क्योंकि एक ही प्रकार की संस्कृति एक जगह पर लोग रहेंगे तो क्या वो अपने अलग राज्य की मांग ना कर दे। तो इस प्रकार से इनको समझ आया बाद में, तो उन्होंने क्या किया कि हम क्या करेंगे, भाषा के आधार पर गठन नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ये सब आपको इस टॉपिक में समझना है। ठीक है, तो देखते हैं इसे। तो तेलुगु भाषी लोगों ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक समझने की बात क्या है कि जो ये मद्रास है, ठीक है, जो पुराना मद्रास था उसमें आज के तमिलनाडु, ठीक है, और आंध्र प्रदेश शामिल है। ठीक है ना, और कुछ हिस्से केरल और कर्नाटक के भी हैं। ठीक है, तो समझ गए यहाँ तक। पुराने मद्रास की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पर यहाँ पर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश और कुछ केरल और कर्नाटक के भी हिस्से हैं। ठीक है ना, तो हम समझ गए यहाँ तक। तो आगे हम देखते हैं तो तेलुगु भाषी लोगों ने क्या किया, मांग की अलग राज्य की। ठीक है, तेलुगु भाषी लोगों के लिए, और राज्य का नाम क्या होगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बनाया जाए, हमारा अलग राज्य बनाया जाए। ठीक है ना, लेकिन होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे लीडर्स उन्होंने क्या कहा कि हम राज्य का गठन करेंगे, जो प्रांतों का गठन करेंगे वो भाषा के आधार पर नहीं होगा। ठीक है ना, जब उनको आज़ादी के बाद समझ आया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो तेलुगु भाषी लोग थे वो मांग कर रहे थे अपने अलग राज्य की, तो क्या हुआ, इनके खिलाफ आंदोलन भड़क उठा। ठीक है, विद्रोह होने लगा। तो इसी के दौरान क्या होता है, इसी आंदोलन के दौरान क्या होता है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पोट्टी श्रीरामुलु ने लगभग 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद क्या करी, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उन्होंने क्या करा, 56 वो भूख हड़ताल पर आ गए, और ऐसे क्या हुआ, 56 दिन तक भूखे रहे और 56 दिनों में क्या हुआ, भूख हड़ताल के कारण वो मर गए। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई।
और इसी कारण से क्या हुआ, सरकार को दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा करनी पड़ी और इस प्रकार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य बना। ठीक है ना। तो यहाँ पर समझ गए आप कि जो आंध्र प्रदेश था वो उसका कब गठन हुआ, 1952 में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है ना। और क्या पहला राज्य बना भाषा के आधार पर। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर 1 मार्क कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था। उसका आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, समझ गए यहाँ तक। अब इसके बाद एक समस्या का सामना करना पड़ता है हमारे लीडर्स को। अब क्या समस्या थी कि अब जैसे कि आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन गया, ठीक है, उन्होंने विद्रोह की आंदोलन करा और क्या ये अलग राज्य इनका बन गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश के नाम से। अब बाकी जो राज्य थे वो भी ऐसी मांग करने लग गए कि हमें बना अलग राज्य चाहिए। तो इसी के चलते क्या किया, एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनी। ठीक है ना। तो कब बनी थी, 1953 में बनी थी। तो देखते हैं इसको। ठीक है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। ठीक है ना। तो इसका गठन हुआ जब अलग अलग देश के अलग अलग राज्य मांग करने लग गए। ठीक है, किसकी, अपने अलग अलग राज्य की भाषा के आधार पर। ठीक है ना। तो देखते हैं इसको। तो 1953 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फाजल अली, ठीक है, फाजल अली है यहाँ पर, की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। ठीक है ना। जब केंद्र सरकार बाध्य हो गई, ठीक है, कि क्या होता है कि इनको समस्या का सामना करना पड़ रहा था कि हमें क्या करना पड़ेगा, वो मतलब कि सब जो दूसरे देश, जो आंध्र प्रदेश को देखकर जो बाकी प्रांतें थीं वो क्या अलग अलग राज्य की मांग कर रही थी। तो इसको चलते SRC बनाया गया था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने 1953 में बनाया। ठीक है ना। और किसकी अध्यक्षता में बनाए, फाजल अली। ठीक है ना। 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग बना, मतलब कि 3 सदस्य थे। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है 3 सदस्य थे इसमें। तो समझ गए यहाँ तक। अब इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी, मतलब कि अब इसने अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें रखी थी, वो क्या थी तो उसको देखते हैं। ठीक है ना। पहला क्या था कि पहले तो यहाँ पर 30 स्तरीय हटा के आप 4 स्तरीय कर ले। ठीक है, मतलब चतुर्थ स्तरीय। क्यों, यहाँ पर ABCD। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि डी में क्या था, अंडमान निकोबार था। आप सर्च कर लेना। ठीक है ना। तो यहाँ पहले क्या कर रखा था कि जो राज्य थे उनको ABCD करके बांट रखा था। ठीक है, प्रणाली में कि A कैटेगरी में ये ए में क्या आएंगे, ये राज्य आएंगे, बी में ये आएंगे, सी में ये आएंगे, डी में ये आएंगे। तो डी में क्या था, अंडमान और निकोबार था। ठीक है ना। तो इस प्रणाली को ख़त्म किया जाए। ठीक है, पहला तो ये हो गया। और दूसरा क्या बोला कि केवल 3 केंद्र शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार, दिल्ली, मणिपुर को छोड़कर बाकी के केंद्र शासित क्षेत्रों को उनके नज़दीकी राज्यों में मिला लिया जाए। ठीक है ना। मतलब कि अंडमान और निकोबार, दिल्ली, मणिपुर को छोड़कर बाकी जितने भी केंद्र शासित क्षेत्र हैं उनको नज़दीकी राज्यों में मिला दिया जाए। ठीक है ना। और राज्य की सीमा का निर्धारण वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा के आधार पर ही होना चाहिए। ठीक है ना। मतलब कि जो राज्यों की सीमा का निर्धारण होगा, ठीक है, वो कैसे होगा, वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा के आधार पर। ठीक है, इन्होंने क्या है अपनी रिपोर्ट में बताया। ठीक है, जिनके मुख्य सिफारिशें थी। तो अब हम देखते हैं इसके परिणाम क्या निकल कर आए। ठीक है ना। तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की। ठीक है, और इसके आधार पर संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। और इस रिपोर्ट के आधार पर क्या हुआ, देश को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में बांट दिया गया, मतलब कि संघ शासित क्षेत्रों में बांट दिया गया। ठीक है ना। तो समझ गए यहाँ तक। तो शुरुआत में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्र बने थे। ठीक है, और बाद में कि संघ शासित जो क्षेत्र थे वो बाद में राज्य बने। ठीक है, मतलब कि पहले जो संघ शासित थे, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश थे, वो बाद में राज्य बने। जैसे कि आप लोग उदाहरण दे रखे हैं, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, गोवा है और आदि। ठीक है ना। तो आप सर्च कर सकते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि और कौन कौन से थे जो बाद में राज्य बने। ठीक है, केंद्र शासित थे। मैंने आपको कुछ बता दी, जैसे कि मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया और गोवा हो गया, ये बाद में क्या बने थे, ये राज्य बने थे। ठीक है ना। तो समझिए यहाँ तक। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी, अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ठीक है, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, ये मेरा यूज़र नेम है। ठीक है ना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए आप सर्च भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। तो आपको कुछ ही पूछना होता है मेरे से आप पूछ सकते हो मैसेज करके। ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।